Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of chapter magnetic effects of electric current, that is Biot-Savart law. कल हमने डिस्कस किया था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूजन निकल के आया था कि अगर कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट अस सपोज अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो होता है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने अराउंड क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए बायोट-सेवर्ट्स ने अपना एक लॉ प्रपोज किया और उसी लॉ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ कि जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके से हम स्मॉल पीसेस में इसको डिवाइड करेंगे। एक जो स्मॉल पीस होगा, ये लेट अस सपोज ए भी एक स्मॉल पीस है, तो इस स्मॉल पीस की जो लेंथ है वो dl है, एंड दिस स्मॉल पीस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, तो इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में इनफाइनाइट करंट एलिमेंट्स होंगे और इन सारे करंट एलिमेंट जो है वो अपने अराउंड क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट्स का जो लॉ है, इसका बेसिक एलिमेंट्री पार्ट्स जो इसका कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूला बनता है, वो डिस्कस करते हैं इसी लॉ के अंदर। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट अस सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर XY, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है और इसकी लेंथ है d है। लेट अस सपोज A एंड B एक करंट एलिमेंट है और इस करंट एलिमेंट की लेंथ है dl, और इस करंट एलिमेंट से लेट अस सपोज कि r डिस्टेंस एट एंगल ऑफ थीटा, एट एंगल ऑफ थीटा एंगल पे लेट अस सपोज यहां पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, लेट अस सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं और लेट अस सपोज ए भी एक छोटा सा पीस है यहाँ पे जिसको हम करंट एलिमेंट कह रहे हैं, और इस करंट एलिमेंट की लेंथ जो है वो dl है, और इस करंट एलिमेंट से लेट अस सपोज थीटा एंगल पे एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, सो नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, देखिए बायोट और सेवर्ट जो है दो अलग अलग साइंटिस्ट है। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट है, तो उसको कंबाइन नेम दिया गया बायोट-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to current carrying conductor, current carrying conductor due to a current carrying conductor first is proportional to करंट। इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इट मींस करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। सो नाउ dV छोटा सा एलिमेंट होगा, करंट एलिमेंट की करंट निकालने, तो dV इज प्रोपोर्शनल टू I, dV is proportional to I. Second, dB is proportional to
dB is proportional to length of current element, length of current element. So now dB is proportional to dl. Third, dB is proportional to inversely proportional to dB is inversely proportional to the square of distance r. मतलब dB जो है वो डिस्टेंस r के प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे dB is inversely proportional to 1 by r square. So now dB is inversely proportional to 1 by r square. And third factors हमने ये कैलकुलेट किया कि हमने देखा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया और इस वायर पे इसके टेंजेंशियल इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया. हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मिनिमम है. ठीक है ना. सो नाउ अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे मिनिमम है तो इट मींस कि यहाँ पे जो थीटा जो है वो वेरी करेगा साइन के टर्म्स में, बिकॉज एट 90 पे sin 90 is equal to 1 and sin 0 is equal to 0 and cos 90 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. अगर इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे मिनिमम होता है, वो साइन के cos के टर्म्स में वेरी करता है, बिकॉज एट अ 90 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम किसका होता है? साइन का. सो थर्ड पॉइंट इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड dB is directly proportional to sin theta. Right? dB is directly proportional to, या proportional लिख देते हैं, proportional to sin theta. Theta is angle between dl and r, where theta is angle between dl and r vector. यहाँ पे जो थीटा है वो dl एंड r वेक्टर के बीच का एंगल है यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ dB इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा. सो नाउ अगर इन फोर लॉस को या फोर इक्वेशंस को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वी गेट that dB is proportional to I dl sin theta divided by r square. एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिड्यूस करते हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k I dl sin theta by r square, where k is a proportionality constant and its values is depends on the medium. The value of k is depends on the medium around the current carrying conductor. कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या मीडियम है, उस मीडियम पे डिपेंडेंट करता है. एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट. मतलब हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट पे कैलकुलेट कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो dB is equal to k I dl sin theta. तो बाय एक्सपेरिमेंट k का जो वैल्यू होता है ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट्स वैल्यूज इज 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर एम्पियर. ये टेस्ला मीटर एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा. ठीक है. अब बात करेंगे म्यू नॉट क्या है इसमें. तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. dB is equal to what? म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin theta by r square. And this is formula for magnetic field due to a current carrying conductor.
या हम कह सकते हैं ये जो है करंट एलिमेंट जो है, छोटा सा जो करंट एलिमेंट है, वो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया dB = μ0/4 pi I dl sin theta by r square. Is it clear? So now अगर होल करंट यानी कंडक्टर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. Is it clear? So now very simple, note down. So now अब यहाँ पे म्यू नॉट की बात करते हैं. What is mu naught? Mu naught means it is a constant of magnetism. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें मैग्नेटिज्म में एक हम यूनिट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं mu naught, and mu naught is known as permeability. Mu naught is known as permeability of free space. Of free space. जो हमारे पास फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी कहते हैं इसको हम, ठीक है. और इसका वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 pi into 10⁻⁻7 and unit is Tesla meter per ampere. Tesla meter per ampere. Is it clear? So now permeability मतलब permeability means अब इसका फिजिकल मीन्स है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिस किसी भी मीडियम में अगर जनरेट हो रहा है, वो मीडियम जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कितना अपोजिशन क्रिएट कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसका मेजरमेंट बताता है परमेबिलिटी. ठीक है, मतलब कितना वो अपोज कर सकता है या कितना उसको सपोर्ट कर सकता है. अपोज करना है या उसको सपोर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर? सुनो, वेक्टर फॉर्म करेंगे, वेक्टर फॉर्म, एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे डायरेक्शन की. ठीक है, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे, लेट अस सपोज हमारे पास इक्वेशन रखें dV = mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. इस इक्वेशन में ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करते हैं. That is equal to mu naught upon 4 pi I dl r sin theta and divided by r cube. Is divided by r cube. ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा dv वेक्टर is equal to mu naught upon 4 pi I, देखिए dl r cos r sin theta, ठीक ना. sin theta किस टर्म्स में आता है, लेट अस सपोज कि अगर कोई भी क्वांटिटी a b sin theta के फॉर्म में है तो उसको हम लिखते हैं a b a क्रॉस b, कहता है क्रॉस प्रोडक्ट. और यहाँ पे जो थीटा है वो dl r की किस टाइप का है. सो नाउ वी कैन राइट हियर I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब. हियर dl का डायरेक्शन क्या होगा, dl is taken in the direction of current, dl is taken as the direction of current, मतलब dl को हम करंट के डायरेक्शन में लेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम dl को कंसीडर करेंगे. एंड r is the position vector of p, r is the position vector of p का पोजीशन वेक्टर होगा with respect to current carrying conductor. Is it clear? So now this equation is the vector form of वायट-सेवर्ट लॉ. वायट-सेवर्ट लॉ का ये वेक्टर फॉर्म हो गया. इसका यूनिट हम क्या यूज करेंगे, टकला. ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक, देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म में जितनी भी क्वांटिटीज होंगी, जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, वो हमेशा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में ही मिलेगा. हमेशा कैसे मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में मिलेगा, चाहे वो टॉर्क है, फोर्स है, ठीक ना. जैसे अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू द QV क्रॉस B ना, हमेशा किसके टर्म्स में मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है। इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल्स यूज करेंगे, और बाकी आगे बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल्स, मैक्सवेल थंब रूल्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड रूल है इसका राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट किया जा सकता है। लेट अस सपोज डीएल हमारा इस डायरेक्शन में है, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंड एंगल इज थीटा, एंगल इज थीटा। सो नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले L क्रॉस R है, L क्रॉस R। तो सबसे पहले हमने राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं इसको सबसे पहले अलाइंस करेंगे DL के डायरेक्शन में, ये हो गया DL का डायरेक्शन। इसके बाद इसको हम कर्ल करेंगे R के डायरेक्शन में, फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे R के डायरेक्शन में। तो जो हमारा थंब है ये थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनसाइड। क्रॉस का जो सिंबल होता है इसके लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, और जो हम डॉट यूज करते हैं ये करते हैं परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। मैग्नेटिज्म ये चीज याद रखना, जहां पे क्रॉस साइन इंडिकेट होता है इसका मतलब है परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। जहां पे आपका डॉट को हम दिखाते हैं, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, क्या जाएगा, आउटसाइड द प्लेन। सो नाउ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन होगा, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन जाएगा। अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे, लेट अस सपोज यहां पे पॉइंट Q है, तो एरिया वेक्टर, इसका रेडियस वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहां पे होगा रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर Q का। तो यहाँ पे सबसे पहले फिंगर्स को L के डायरेक्शन में, फिर इसके बाद कर्ल करेंगे R के डायरेक्शन में। जो थंब है, थंब इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ, आउटसाइड द प्लेन। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा आउटसाइड द प्लेन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक और रूल्स यूज करते हैं हम, दैट इज नोन एज मैक्सवेल स्क्रू रूल्स, मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है, या राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरा रूल्स भी ये होता है, राइट हैंड थंब रूल्स की अपने फिंगर्स को, जैसे लेट अस सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में हम इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं अपने राइट हैंड से कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, करंट के डायरेक्शन में हो। तो उस कंडीशन में फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे, ये जो डायरेक्शन होगा कर्ल करने का, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वायट-सेवर्ट लॉ में ये चीज हो गया। So now some special cases are there. If we take some special case, first, if theta is equal to 90 degree, if theta is 90 degree, then dB is equal to what? Mu naught by 4 pi I dl sin 90 by r square, and value of sin 90 is equal to 0, sorry 1, sin 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट केस सेकंड इज दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, थीटा इज 0 और 180, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो इस कंडीशन में sin 0 is equal to 0 and is equal to sin 180, then we find that dB is equal to 0, मतलब पैरेलल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा या एंटी पैरेलल। इट मींस अगर इस पॉइंट पे जाते हैं तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहां पे आएंगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सो देयर आर टू सम स्पेशल केसेस
क्लियर। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ऐसे यूनिट में हम यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं वो टेस्ला यूज करते हैं, और वेबर पर मीटर यूज करते हैं, और गॉस यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे टेस्ला। टेस्ला इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो आई होप आपको बायो-सेवर्ट्स लॉ समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसके साथ डील करना है। एंड आफ्टर दैट इसके हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जिसके थ्रू हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके हम किसी पॉइंट पे या किसी कंडक्टर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक चीज हम आपको पॉइंट बता दूं कि जो बायो-सेवर्ट लॉ है, ये बायो-सेवर्ट लॉ है इक्विवेलेंट है कूलम्ब्स लॉ के। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल था किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। सेम बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो एप्लीकेबल है ओनली अ करंट एलिमेंट। किसके लिए एप्लीकेबल है, करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर छोटा सा करंट एलिमेंट है तो ही हम बायो-सेवर्ट लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कूलम्ब्स लॉ के बेस पे ही इसको पूरा बनाया गया है। वैसे जो आगे हम एम्पियर-सर्क्यूटल्स लॉ पढ़ेंगे तो एम्पियर-सर्क्यूटल्स लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है गॉसेस थ्योरम। जैसे गॉसेस थ्योरम हमने डिस्कस किया था, गॉसेस थ्योरम के कारण हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे थे उसके, तो सेम एम्पियर्स लॉ भी सेम जस्ट उसी के इक्विवेलेंट है। तो हम इस प्लेलिस्ट में हम उसके बारे में भी, इस चैप्टर में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको बायो-सेवर्ट लॉ समझ में आ गया होगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।